गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्रीन तिवारी और चलिए स्टार्ट करते हैं हम पटवारी परीक्षा और बाकी जो सारे कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें आने वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो 2023 के इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं या जिनकी संभावना है, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो पुराने पेपर्स हैं उनसे निकाल के लाए गए हैं ये क्वेश्चंस। तो ये बहुत अश्योरिटी है कि इस बार भी जो CPCT के एग्जाम्स हैं, पटवारी परीक्षाएं या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इस तरह से रिलेटेड या इससे रिलेटेड या एज इट इज ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंप्यूटर के बहुत ही सरल क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसी कारण से हमारा ये उद्देश्य है इनोवेटिव लाइफ चैनल के माध्यम से कि आपसे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से बने। जो भी कॉन्सेप्ट में कमी है आप हमें कमेंट्स लिख के भेजिए, हम उसे पूरे तरीके से इंप्रूव करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये 20 की सीरीज, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे आंसर्स आपसे बन पाए इसलिए ये टेस्ट सीरीज रखी गई है। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि क्या कहलाती है। मान लीजिए कोई प्राइवेट नेटवर्क है जो किसी कंपनी में विद्यमान है और उसको बाहरी हमले से बचाना, इन द सेंस बाहरी हमले का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि जो इंटरनेट में बाहरी हमले किए जाते हैं, चाहे वो वायरस अटैक हो, चाहे वो हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने वाले अटैक्स हों, तो उनसे रिलेटेड सुरक्षा कौन प्रदान करता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है एंटीवायरस, जो वायरस से तो अटैक करता है लेकिन प्राइवेट डाटा को से नहीं बचाता है। सेकंड ऑप्शन है फायरवॉल, थर्ड ऑप्शन है सर्च इंजन और फोर्थ ऑप्शन है साइबर क्राइम। तो इसमें राइट आंसर होगा फायरवॉल। चलिए अब हम दूसरा ऑब्जेक्टिव लेते हैं। आप वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक पेज है, उसको आपको तीन प्रतियां निकालना है, तो आप किस तरह से प्रिंट करेंगे। उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करें और 1 से 3 तक प्रिंट पेज सेलेक्ट करें। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करें। थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल + और +3 दबाएं और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन है मेन्यू से प्रिंट करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करें, ये एकदम राइट आंसर है। इससे आपके 3 प्रिंट आउट निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेन्यू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती है। MS ऑफिस 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती है। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जूम, प्रीव्यू, पेज सेटअप और पैराग्राफ। तो इसमें से जूम, प्रीव्यू और पेज सेटअप तो दिए रहते हैं उसमें, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू जो रहते हैं उनमें भी एडिट जो चेंज करने वाले मोड्स रहते हैं वो जूम रहते हैं, प्रीव्यू रहते हैं और पेज सेटअप रहते हैं, लेकिन उसमें पैराग्राफ नहीं रहता है क्योंकि पैराग्राफ जो रहता है वो एक एडिटिंग पार्ट हो जाता है, तो ये इसमें नहीं रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक स्टोरेज लोकेशन जो भी रहता है उसमें यदि हम स्टोर करते हैं कोई डाटा को, तो बेसिकली वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसके 4 ऑप्शन है, रीडिंग है, कंट्रोलिंग है, हैंडशेकिंग है और राइटिंग है। तो इसमें से राइट आंसर होगा राइटिंग, क्योंकि राइटिंग प्रोसेस जो रहती है वो डेटा को लिखने की या स्टोर करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए जब भी किसी हार्ड डिस्क के बारे में बातें की जाती हैं, ये हार्ड डिस्क के ट्रैक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे ट्रैक्स हो जाते हैं, और इन ट्रैक्स में जब हम कोई इन्फॉर्मेशन लिखने जाते हैं, मान लीजिए ये है, इसका कोई एड्रेस है और यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लिखना है या स्टोर करना है। मान लीजिए मैंने ABC लिखा, तो ये जो ABC लिखा गया है ये बेसिकली राइटिंग प्रोसेस है और इस तरह से मेमोरी में ये चीज़ या डेटा सेव भी होता है। यदि हम इसे रीड करते हैं तो वो तो एक्सेसिंग हो गया, वो तो डेटा को निकालने वाली बात हो गई। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर होगा राइटिंग, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। अब स्टैंडर्ड कीबोर्ड या मैक्सिमम नॉर्मली कीबोर्ड जो रहते हैं उसमें फंक्शन कुंजियों की संख्या जो रहती है वो F1 से लेके F12 तक रहती है, मतलब कि फंक्शन कुंजियों की संख्या ये 12 होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा 12, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। मैक एड्रेस बेसिकली रहता है मशीन एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहलाता है ये, और ये
जो एड्रेस रहता है ये 12 डिजिट का रहता है। इनमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कितने बिट का होता है। 12 डिजिट का ये एड्रेस रहता है, मशीन कंट्रोल एक्सेस जो रहता है वो रहता है, और इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 24, 36, 40, 48 एंड 42। तो इसमें राइट आंसर होगा 3, 48। ये 48 बिट का रहता है, 12 अंकों का ये नंबर रहता है, और मशीन, हर एक मशीन का एक अलग मैक एड्रेस रहता है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी मशीन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, परसिस्टेंट और सेशन। तो थर्ड ऑप्शन होगा सेशन। सेशन कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के भी नाम से जाना जाता है। बेसिकली ट्रांजिएंट कुकीज़ की फंक्शनैलिटी ये होती है कि जो सेशन कुकीज़ जो रहती हैं वो एक सेशन के कंप्लीट होते ही वो चीज़ परिवर्तित हो जाती है, मतलब जो पेज जो रहता है वो चेंज हो जाता है, और इस नाम के कारण ही इसे ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं किसी बैंक के खाते या बैंक ऑनलाइन हम जब करते हैं तो उस बैंक की वेबसाइट में यदि हमने लॉगिन करके अंदर आ गए हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 2 से 3 मिनट्स बाद वो जो विंडो रहती है वो क्लोज हो जाती है, लॉग आउट हो जाती है। यही सेशन कुकीज़ के लिए उपयोगी होते हैं, और इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर्स की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिट्स, शून्यों और इकाइयों की को शामिल किया जाता है कहलाता है। अब बात यह आती है कंप्यूटर्स की मूल भाषा को क्या कहते हैं, जिसे बाइनरी भाषा भी कही जाती है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। एक लैंग्वेज होती है हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या हाई लैंग्वेज। ये जो हाई लैंग्वेज रहती है इसमें C++, जावा, इस तरह की लैंग्वेजेस आती हैं। बेसिकली ये HLL हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसके बाद आता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, और ये टॉप पे रहती है, इसे मिडिल माना गया है। और मशीनी लैंग्वेज MACHINE, मशीनी लैंग्वेज जो रहती है M मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, ये कहलाती है 0 and 1 बाइनरी फॉर्म, या जिसे मशीनें समझ सकती हैं। देखिए कोई भी डेटा जो रहता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज पर ही मशीनों के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है या क्रियान्वित किया जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जब भी हम किसी इंस्ट्रक्शन को देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, या फिर मान लीजिए एक हम प्रिंट कमांड देते हैं, तो प्रिंट कमांड के जरिए क्या होता है कि प्रिंट कमांड के जरिए एग्जीक्यूट होता है डेटा, और वो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। हमने यदि कोई कोड दिया है तो ये असेंबली लैंग्वेज में सबसे पहले कन्वर्ट होगा, और इसके बाद ये आ जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज से मशीनें जागरूक होती हैं और 0-1 के फॉर्मेट पे ये काम करती हैं, बाइनरी लेवल लैंग्वेज पे ये काम करती हैं। ये डेटा जो रहता है मशीनों को एग्जीक्यूट करवाता है और उनसे काम करवाता है। यदि कोई इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रिंटर में इंक खत्म हो गई है, तो ये इंक जो है वो 0-1 के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन देती है, और ये 0-1 का फॉर्मेट जो रहता है ये फिर हाई लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर में एक एरर जनरेट करता है या सूचना प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली क्या होता है, 3 लेवल होते हैं, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, ये तीनों एक ही हैं। तो आप इन चीज़ों को याद रखें। चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर्स, ये वाला हो चुका है, ओके। नेक्स्ट वन, MS एक्सेल में वर्कशीट डाटा का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है। व्हाट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा इन MS एक्सेल। तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इन MS एक्सेल जो रहता है उसे कहा जाता है चार्ट। ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का रहता है जिससे हम डेटा को समझ पाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि डेटा के द्वारा ही हम सारे डिसीजन ले लेते हैं। जैसे किसी कंपनी में बनाया गया, कोई प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा बनाया गया जब डेटा हमारे सामने मौजूद होता है कि इस प्रोडक्शन कंपनी ने 1 साल या 1 महीने या 2-3 सालों में कितना ग्रोथ किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उन सारी चीज़ों के लिए डिसीजन लेने के लिए
परिपक्व हो जाते हैं। तो ये सारा डाटा एक्सेल शीट के जरिए कुछ इस प्रकार से नजर आता है। इस तरीके से चार्ट कहा जाता है। इस तरीके से ये डेटा रहता है और इस तरीके से ग्राफ बनता है इसमें, जिसके द्वारा हम डिसीजन ले पाते हैं कि वो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। आपने शेयर मार्केट में भी इस चीज को देख लिया है, देखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली इसके 4 ऑप्शंस थे। चार्ट था, क्लिप्स था, वर्ड आर्ट था एंड ऑल ऑफ द अबव, बट चार्ट ही होता है और पहला ऑप्शन था, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एमएस वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न होता है। एमएस वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न होता है। बेसिकली एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर जैसे टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या फोटो सॉफ्टवेयर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, यदि हम उस पर काम कर रहे हैं और हमने अपना कुछ डेटा उसमें राइट डाउन किया है, मेंटेन किया है और उसके बाद फिर हमने उसे सेव किया है, तो वो डेटा अपने सॉफ्टवेयर के बिना पे एक एक्सटेंशन देता है। एक एग्जांपल के लिए पहले हम 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। इसमें है एक .txt, .rtf, .docs और .odt, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें एमएस ऑफिस वर्ड में जब भी कोई इंफॉर्मेशन सेव की जाती है तो वो .docs के रूप में सेव हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, DOCX, docs। ओके, तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे हम मान लीजिए पेंट में कुछ ड्रॉ करते हैं, तो पेंट की जो फाइल रहती है, मान लीजिए हमने ABC के नाम से किसी उसको सेव किया है, तो ये पेंट क्योंकि एक इमेज फाइल होती है, इमेज के नाम से सेव करती है, तो JPEG के नाम से या JPG के नाम से ये एक्सटेंशन सेव करता है। वैसे ही यदि हम पेंट को छोड़कर नोटपैड की बात करते हैं, नोटपैड में यदि सेव करते हैं किसी डाटा या डॉक्यूमेंट को, हमने कुछ लिखा नोटपैड में और उसे सेव करते हैं, तो वो .txt के फॉर्मेट में सेव हो जाता है। ठीक है, वैसे यदि एमएस ऑफिस वर्ड की बात करते हैं तो वो डॉक्स के फॉर्मेट में सेव होता है। मान लीजिए एक फाइल है, हमने एक डॉक्यूमेंट में रिज्यूमे बनाया है अपना, और रिज्यूमे को हम सेव कर रहे हैं। एक एमएस ऑफिस वर्ड में हमने रिज्यूमे बना दिया इस तरीके का, यहाँ पर फोटो लगी हुई है, यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है एमएस ऑफिस वर्ड में, और इसे जब हम सेव करने जाते हैं आलोक के नाम से यदि इसे सेव कर रहे हैं, तो फिर आलोक .docs के नाम से ये सेव किया जाएगा और ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि किसी भी फाइल का एक्सटेंशन किस प्रकार का होता है, और उसके अंतर्गत ये पूछा जा रहा है कि एमएस ऑफिस वर्ड में एक्सटेंशन किस तरह का होता है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। ये बहुत ही इजी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। LAN, लैन का विस्तृत रूप क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। लो लेवल एक्सेस नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन है लोड एडजस्टिंग नेटवर्क और फोर्थ ऑप्शन है लोअर एरिया नेटवर्क, जिसमें राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो बेसिकली लोकली या किसी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत कंप्यूटर या कोई भी डिवाइसेस को जोड़कर बनाया जाता है और इससे बाहर का कोई कनेक्शन नहीं रहता है। लोकल एरिया नेटवर्क, मान लीजिए हमारी कंप्यूटर लैब में 50 कंप्यूटर है और 50 कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हुए हैं लैन वायर के थ्रू या RJ45 के कनेक्शन के साथ लैन वायर के थ्रू, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आपने ये भी कई बार देखा होगा कि हॉस्पिटल्स जो रहते हैं उनमें अपना खुद का एक नेटवर्क रहता है, इसलिए नीचे जब रिसेप्शन में 5 या 8 नंबर की बटन दबाई जाती है तो उस नंबर के पेशेंट के पास या उस नंबर के रूम में वो फ़ोन जो रहता है वो बजने लगता है। ऐसा ही आपने होटल्स में भी देखा होगा कि आप जब किसी रूम से बजाते हैं, फ़ोन को डायल करते हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट केबिन तक आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, निश्चित जियोग्राफिकल एरिया रहता है, उसमें जब हम कुछ कनेक्टिविटी कर देते हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है, जिसमें एक दूसरे से कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी हो जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 to 10 बाइट्स, सेकंड ऑप्शन है 2 to 20 बाइट्स, थर्ड ऑप्शन है 2 to 30 बाइट्स और फोर्थ ऑप्शन है 2 to 40 बाइट्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 to 30 बाइट्स जो रहता है, 2 के घात 30 जो रहता है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। एक एक्सेल में QTR1, QTR2 और QTR3 निम्न का उदाहरण है। ठीक है, तो ये होते हैं QTR1, QTR2, QTR3 के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें है पहला ऑप्शन फॉर्मूला, दूसरा ऑप्शन है फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है सीरीज और चौथा ऑप्शन है सिंटैक्स। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा सीरीज का। ये जो QTR1 है ये एक सीरीज का नाम है, QTR2 दूसरी सीरीज का और QTR3 थर्ड सीरीज का नाम है। ठीक है ना। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट में से किसी भी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। MS ऑफिस वर्ड 2007 में कट का शॉर्ट फॉर्म पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+N और Ctrl+V। अब चलिए इन चारों पर देखते हैं, अपन बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चारों क्या है, क्योंकि ये चारों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी होता है कि कट का पूछ लिया, फिर कभी न्यू का पूछ लिया, फिर कभी कॉपी का पूछ लिया। तो चलिए ये ऑप्शंस पे हम बातें करते हैं और देखते हैं कि ये 4 ऑप्शंस क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है CTRL, Ctrl+C। सेकंड ऑप्शन है CTRL+X। थर्ड ऑप्शन है CTRL+N, CTRL+N और फोर्थ ऑप्शन है CTRL+V। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपने ये देखा कि ये 4 ऑप्शंस जो दिए हैं, तो इसमें Ctrl+C जो रहता है, C फॉर कॉपी होता है। कंट्रोल कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। Ctrl+X कट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N न्यू के लिए किया जाता है और Ctrl+V पेस्ट के लिए किया जाता है। देखिए Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+P से प्रिंट होता है। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस है। अब हम यदि अपने क्वेश्चन पे गौर करें तो ये लिख रहा है वर्ड 2007 में कट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, या किस डॉक्यूमेंट में किसी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त होने वाली कीज क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले उतने भाग को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये कमांड जो दी हुई है Ctrl+X, X मीन्स कट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो विभिन्न कैरेक्टर्स प्रदान करता है और इसके कैरेक्टर्स की संख्या होती है 128, पहला ऑप्शन। दूसरा है 357, थर्ड ऑप्शन है 1024, 1024 और चौथा ऑप्शन है 2024। तो इसका राइट आंसर होगा 128। ये एक 128 विभिन्न कैरेक्टर्स प्रदान करता है। ASCII एक मानक कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 128। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में डैश पर क्लिक करना और सिलेक्ट करना होगा। वर्ड डॉक्यूमेंट को निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में डैश से प्रेस करना होगा। इसका इंग्लिश है टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन स्पेसिफिक लोकेशन यू हैव टू क्लिक एंड सिलेक्ट ऑप्शन इन ऑफिस बटन। अब बात यह है कि इसमें जो राइट आंसर है वो सेव एज है। बेसिकली सेव भी होता है, लेकिन सेव जो रहता है वो बेसिकली सेव करने के लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है। सेव और सेव में डिफरेंस ये होता है कि सेव फर्स्ट टाइम जब भी हम सेव करते हैं किसी भी एक नाम से, वो अनटाइटल्ड रहता है, उसको किसी डॉक्यूमेंट को जब पहली बार सेव किया जाता है किसी नाम से, तो उसमें सेव बटन प्रेस की जाती है। जो सेव्ड डॉक्यूमेंट रहता है उसको यदि किसी और नाम से या दूसरी लोकेशन पर सेव करना है तब हम सेव एज बटन का प्रयोग करते हैं। तो इस ऑप्शंस का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेव एज। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अलाइन सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS ऑफिस वर्ड। MS ऑफिस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर इस्तेमाल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अलाइन सेंटर का उपयोग करने के लिए हमारे पास
4 ऑप्शंस आते हैं एमएस ऑफिस वर्ड में। तो एमएस ऑफिस वर्ड जो रहता है उसमें 4 ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं ये देखते हैं। कंट्रोल आर, जे, यू और ई। कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, कंट्रोल यू और कंट्रोल ई। अब अलाइनमेंट क्या होता है, जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो या तो राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है या सेंटर होता है या जस्टिफाई होता है। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं इसमें। तो ये अलाइनमेंट क्या है, मान लीजिए किसी टेक्स्ट को हमने लिखा लेकिन वो दाएं और बाएं साइड से जिगजैग टाइप का दिख रहा है, मतलब कोई लाइन पहले खत्म हो गई, कोई लाइन बाद में खत्म हुई, कोई लंबी है कोई छोटी है, तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट बहुत बेकार दिखता है। इसको सेटअप करने के लिए अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन का। और इस प्रकार से इसके शॉर्टकट्स हैं, मतलब पहले हम टेक्स्ट को कंट्रोल ए सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर कंट्रोल आर यदि करते हैं तो वो हो जाता है राइट अलाइन। राइट अलाइन का मतलब ये होता है कि राइट साइड में सारी जो रोज रहती हैं वो बिल्कुल सिलेक्टेड दिखेंगी आपको, और जब आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो उसमें जिगजैग दिखेगी। तो ये होता है कंट्रोल आर, आर फॉर राइट अलाइन। कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि दोनों साइड से आपको एकदम स्ट्रेट जमी हुई लाइनें नजर आएंगी। तो ये होता है कंट्रोल जे, जस्टिफाई। ये जस्टिफाई ही सारे टेक्स्ट आप देखते हैं जो भी बुक कॉपी में प्रिंट आउट्स निकले रहते हैं तो वो पूरे जस्टिफाइड रहते हैं, लाइनें दाएं और बाएं तरफ से एकदम ठीक होती हैं। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन होना, इसी कारण से ये अलाइनमेंट का पार्ट नहीं है। और इसके बाद आता है कंट्रोल ई, ये होता है हमारा सेंटर अलाइन। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी एमएस ऑफिस वर्ड में सेंटर अलाइन के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल ई। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको ये टेक्स्ट, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और मेरा ऐसा विचार है कि आने वाले इस एग्ज़ाम में आप ज़रूर ही ये सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और हम जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे आपके बाकी ऑब्जेक्टिव्स भी आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे कौन से एग्जाम्स की अभी तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का कुछ पार्ट आने वाला है, जिससे हम उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और थ्योरी श्योरली बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएँ और आप उस एग्ज़ाम को बहुत जल्दी पास कर पाएँ। थैंक यू। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करके डिलीट करते हैं तब यह फाइल चली जाती है। तो ये फाइल कहाँ चली जाती है? बेसिकली जब हम अपने डाटा को डिलीट बटन से केवल प्रेस करते हैं, केवल डिलीट बटन प्रेस किया, मतलब कि डेटा को सिलेक्ट किया और उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर दी, तो उस तरफ से करने के लिए अब ये जो चीज़ रहती है जाती कहाँ पे है, इसको देखते हैं हम। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है माई कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है रिसाइकल बिन, थर्ड ऑप्शन है डाउनलोड और चौथा ऑप्शन है नेटवर्क नाइबरहुड। तो जब भी कोई डाटा को डिलीट किया जाता है तो बेसिकली डस्टबिन में चली जाती है, जिसे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन कहा जाता है, और वो डेटा वहाँ पर रहता है। यदि हम बटन प्रेस करते हैं रीस्टोर, तो वो डेटा रिसाइकल बिन से एज इट इज़ उसी लोकेशन पे पहुँच जाएगा जहाँ से वो डिलीट किया गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिलीट करने पर, डिलीट बटन प्रेस करने पर डेटा कहाँ जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा रिसाइकल बिन। इस कारण से इसका सेकंड जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यस, स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल है। स्प्रेडशीट का निर्माण करने और प्रयुक्त करने के लिए एक टूल है एडोब फोटोशॉप CS, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट जो रहती है उसमें हम डेटा को राइट करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वो होती है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कैसी दिखाई देती है? स्प्रेडशीट इस तरह से दिखाई देती है आपकी, जिसमें आप अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है MS ऑफिस एक्सेल का होना, जिसमें रो हो, कॉलम हो, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकें और फॉर्मेटिंग की जा सके। तो ये जो टूल है
वो बेसिकली थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका राइट आंसर होगा। और इसके साथ हमारी ये क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।